गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे आपका सेल चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था सेल के बारे में पढ़े थे, प्लास्टिड के बारे में तक पढ़ लिया था। ठीक है, प्लास्टिड के बाद अगला सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे, अगले आगे चलेंगे। अगला नाम आता है राइबोसोम का। राइबोसोम। अब ये राइबोसोम क्या है, कैसा होता है? तो राइबोसोम को इंजन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। इंजन कहते हैं, जैसे कोई ट्रेन का सबसे मेन क्या होता है? इंजन होता है सबसे मेन। वैसे ही सेल में सबसे मेन क्या होता है? राइबोसोम होता है। इसलिए राइबोसोम को इंजन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। इंजन ऑफ सेल, सेल का इंजन है ये। इंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल को कुछ भी करना है उसके लिए सेल को क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है। और प्रोटीन कहां बनता है? राइबोसोम में बनता है। तो राइबोसोम का सबसे मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन की सिंथेसिस करता है ये। प्रोटीन की सिंथेसिस करना किसका मेन काम है? राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि यहाँ प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन यहाँ बनता है इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहो, प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला सेल ऑर्गेनल्स कहो, या इंजन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो राइबोसोम ग्रैन्युलर पार्टिकल के जैसा पाया जाता है, दानेदार। सेल में जब इसका डायग्राम बनाते हैं, ये सेल है, अगर सेल के अंदर राइबोसोम का डायग्राम ऐसे बनाते हैं ग्रैन्युलर पार्टिकल्स की तरह। तो कैसा पार्टिकल है? ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसे जब देखा गया तो देखने का काम किसने किया इसको? तो इसका देखने का काम किया है जॉर्ज पलाडे नाम के साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज पलाडे। इन्होंने पहली बार राइबोसोम की डिस्कवरी की। तो राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की है? जॉर्ज पलाडे नाम के साइंटिस्ट ने। कहा कैसा होता है ये? आपको किससे देखा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहली बार देखा। अब याद रखना, राइबोसोम किसमें पाया जाता है? राइबोसोम के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है या नहीं होती? याद रखिएगा, राइबोसोम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन लेस है ये। मेम्ब्रेन लेस, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और मेम्ब्रेन ना पाए जाने की वजह से मेम्ब्रेन लेस होता है। इसी कारण चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होगा या यूकैरियोट्स में होगा या दोनों में होगा? याद रखिएगा, राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, बोथ में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में भी होंगे और यूकैरियोट्स में भी होंगे। तो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। जबकि अभी तक हम जो सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, आपके प्लास्टिड, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब किसमें थे? ओनली यूकैरियोट में पाए जाते थे, प्रोकैरियोट सेल में नहीं पाए जाते थे। लेकिन राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो आपसे पूछा है मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स का नाम। ऐसा सेल ऑर्गेनल्स जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, आंसर होगा राइबोसोम। याद रहेगा, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स है। छोटा साइज का है कि बड़ा साइज का? बहुत छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं इसको। आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए, सब छोटे। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं इसको। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है आपके शरीर में? तो आपके शरीर में सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स है राइबोसोम। तो राइबोसोम को स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं। और इतना छोटा साइज का होता है, बहुत छोटा साइज का होता है कि वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से दिखेगा ही नहीं। सिर्फ किससे दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और इतना छोटा होता है, दूसरे सेल ऑर्गेनल्स पे चिपका होता है। किस पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपका हुआ होता है। तो एक सेल ऑर्गेनल दूसरे सेल ऑर्गेनल के साथ चिपका हुआ है, इतना छोटा सा होता है। इस कारण इसको उपाधि दे दी गई है, इसको कहा जाता है ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स। इतना छोटा है कि लगता है ऑर्गेनल्स के अंदर का भी ऑर्गेनल्स है, इसलिए इसको कहा गया ऑर्गेनल्स। और क्या हो गया? ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स के नाम से किसे जानते हैं? राइबोसोम को ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स के नाम जानते हैं। ऑर्गेनल्स के अंदर का भी ऑर्गेनल्स है ये, जैसे इतना छोटा होता है।
तो इसलिए इसे ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। सेल विद इन सेल पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, और प्लास्टिड को सेल विद इन सेल कहते थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को सेल विद इन सेल कहते थे, और राइबोसोम को ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स कहते हैं। लगता है ऑर्गेनल्स के अंदर का भी ऑर्गेनल से बहुत छोटा होने की वजह से। प्रोटीन की फैक्ट्री। अब देखो समराइज करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। राइबोसोम, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले जॉर्ज प्लाडे नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और ग्रैनुलर पार्टिकल जैसा दिखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। ये वो जगह है राइबोसोम जहां प्रोटीन बनता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना, और राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सबसे मेन चीज है, इसलिए इसे इंजन ऑफ द सेल के नाम जानते हैं। सेल का इंजन है ये। इस साइज में बहुत छोटा होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं इसको, या ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी होते हैं और यूकैरियोट में भी राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम किस चीज से मिलकर बने हैं? तो राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, प्लस प्रोटीन। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये दो चीजों से मिलकर बने हैं। तो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। कौन सा आरएनए? आरएनए का भी टाइप पूछा जाए तो आरआरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं राइबोसोम को। तो राइबोसोम का जन्म किससे हुआ है? दो चीजों से मिलने से। कौन कौन सी दो चीज थी? आरएनए और प्रोटीन मिक्स हो गया तो बन गया राइबोसोम। चलेगा इतनी सी बात। तो राइबोसोम के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल गई। राइबोसोम की डिस्कवरी 1953 में हुई थी। और आगे चलते हैं, तो अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कितने तरह के होते हैं, मालूम चल गया राइबोसोम किस चीज से मिलकर बने हैं, राइबोसोम को क्या क्या नाम से जानते हैं, क्या क्या काम है। मेन काम राइबोसोम का प्रोटीन की सिंथेसिस करना, सबसे मेन काम यही है। अब बात करते हैं राइबोसोम के टाइप्स। राइबोसोम कितने तरह के होते हैं? तो राइबोसोम दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ राइबोसोम पढ़े अगर हम, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होंगे? तो पहला राइबोसोम है 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। पहला राइबोसोम का नाम हो गया 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो है ये किसमें पाया जाता है? 70S राइबोसोम जो होता है ये प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोट में होता है। तो प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। राइबोसोम होने को दोनों में होता है, प्रोकैरियोट में भी होगा और यूकैरियोट में भी होगा, बट डिफरेंस इतना है कि प्रोकैरियोट का राइबोसोम 70S होगा और यूकैरियोट का राइबोसोम कैसा होता है? 80S होता है। 80S राइबोसोम किसमें होता है? यूकैरियोट में होता है। हमारे शरीर में जो राइबोसोम है यूकैरियोट के शरीर में, यूकैरियोट्स के शरीर में वो 80S होते हैं। हमारे शरीर का राइबोसोम कितना S होगा? 80S। और बैक्टीरिया के शरीर का राइबोसोम 70S। याद रखिएगा, प्रोकैरियोट के शरीर के राइबोसोम 70S होते हैं, यूकैरियोट के शरीर के राइबोसोम 80S होते हैं। ये बात याद रखिएगा। 70S राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, 80S राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। कितनी सी बात याद रहेगी? 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट में तो होते ही है, कुछ और जगह भी आपको पढ़ा चुके हैं, याद करिए। 70S राइबोसोम और कहां था? एक जगह और था, उस जगह का नाम याद करिए। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पढ़ाए थे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कौन सा राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में और प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोट की सेल जितनी भी होगी प्रोकैरियोटिक सेल में, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो सेल ऑर्गेनल्स हैं, यहां पर 70S राइबोसोम होता है। 80S राइबोसोम कहां होता है? सारी यूकैरियोटिक सेल में, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है सभी में। याद रहेगा। इन दोनों के अलावा एक तीसरा राइबोसोम भी पढ़ ही लीजिए, वैसे आपके इंपॉर्टेंट यही दो थे, तीसरा पढ़ा देते हैं।
55s राइबोसोम, 55s राइबोसोम। 55s राइबोसोम की बात करें, 55s राइबोसोम सिर्फ कहां होता है? 55s राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमल्स, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमल्स। अगर मैमल्स की बात करें हम, तो मैमल्स के शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 55s राइबोसोम होता है। तो 3 तरह के राइबोसोम आपने पढ़ लिए, मेनली आपको ये 2 पढ़ने थे, तीसरा में नॉलेज के लिए आपको बता दिया है। 70s राइबोसोम सभी प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है, 3 जगह। 80s राइबोसोम सारी यूकैरियोटिक सेल में होता है और 55s राइबोसोम मैमल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखना, बाकी ऑर्गेनिज की माइटोकॉन्ड्रिया में 70s और मैमल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में 55s। अब राइबोसोम है तो किसी न किसी सब यूनिट से मिलकर बने होंगे, तो याद रखिएगा राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। कौन सब यूनिट है? 2। देखते हैं कौन कौन से 2 सब यूनिट है, सब यूनिट पढ़ लेते हैं। कहां पाए जाते हैं पढ़ा दिया हमने, अब सब यूनिट पढ़ते हैं कि राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। वो 2 सब यूनिट कौन कौन सी हैं? 2 सब यूनिट होंगी, एक लार्जर सब यूनिट होगी और एक स्मॉलर सब यूनिट होगी। तो राइबोसोम 2 सब यूनिट से बने होंगे। पहली सब यूनिट को बोलेंगे लार्जर सब यूनिट, और दूसरी सब यूनिट को बोलेंगे लार्जर सब यूनिट, और दूसरी को कहेंगे स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। 2 सब यूनिट से मिलकर राइबोसोम बने होते हैं। तो राइबोसोम कितनी सब यूनिट से मिलकर बनते हैं? 2 सब यूनिट से, लार्जर और स्मॉलर। अब हम बात करें 70s राइबोसोम की बात करें तो ये भी 2 सब यूनिट से बना होगा, ये भी 2 सब यूनिट से बना होगा, ये भी 2 सब यूनिट से बना होगा। वो 2 सब यूनिट कौन कौन सी है? देखिएगा 50s प्लस 30s, 50s और 30s 2 सब यूनिट मिलकर बनाएंगे 70s। तो 50 प्लस 30 कर लो इकट्ठा, कैलकुलेशन कर लो, 50 प्लस 30 इक्वल टू 70s। कैलकुलेशन कर लेना, आता है ना? नहीं आ रहा? कितना हो रहा? 50 प्लस 30 80 हो जा रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं बच्चा, गड़बड़ नहीं हुआ है। याद रखिएगा 50 प्लस 30 इक्वल टू 70 होगा बायोलॉजी में। यहाँ मैथ काम नहीं करेगी, यहाँ पे बायोलॉजी काम कर रही है। 50s सब यूनिट और 30s सब यूनिट मिलकर 70s सब यूनिट बनाएंगी। कैसे समझना? इस पेन का साइज बता देते हैं। इस पेन का साइज हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का है पेन। इस ढक्कन का साइज मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर का ढक्कन है। 10 सेंटीमीटर का पेन है, 3 सेंटीमीटर ढक्कन है। पेन और ढक्कन मिलाकर कितना होना चाहिए? 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। लेकिन देखो ये पेन और ढक्कन मिलाकर कैलकुलेट काउंट कर लो, 11 सेंटीमीटर होगा। मैंने नाप लिया है, आप अपने घर में नाप लीजिएगा। 10 सेंटीमीटर का पेन था, 3 सेंटीमीटर का ढक्कन था, लेकिन दोनों मिलाकर 11 सेंटीमीटर हुए, 13 नहीं हुए। 10 प्लस 3 इक्वल टू 11, 13 नहीं होगा। 10 प्लस 3 इक्वल टू 11 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये पेन और ढक्कन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर घुस जा रहे हैं, एक दूसरे के अंदर समा जा रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है। और ओवरलैपिंग की वजह से 10 प्लस 3 इक्वल टू 13 ना होकर 10 प्लस 3 इक्वल टू 11 हो गया। वैसा ही राइबोसोम के केस में होगा, 50s सब यूनिट और 30s सब यूनिट एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी। 50 प्लस 30 इक्वल टू 80 ना होकर 70s बनेगा। तो लार्जर सब यूनिट का नाम, प्रोकैरियोट में लार्जर सब यूनिट कौन सी होगी? 50s। स्मॉलर सब यूनिट कौन सी होगी? 30s। यूकैरियोट की बात करें अगर हम, तो यूकैरियोट के बॉडी में कैसे बना है? 60s प्लस 40s। लार्जर सब यूनिट का नाम 60s, स्मॉलर सब यूनिट का नाम 40s। 60 प्लस 40 इक्वल टू नॉट 100, 60 प्लस 40 इक्वल टू 80 होगा। तो 60s और 40s मिलकर 80s बनाते हैं। ओवरलैपिंग, यही वाला कॉन्सेप्ट उड़ा है जो आपको। 55s की बात करें, वैसे आपको पढ़ना नहीं 55s के बारे में कुछ भी, लेकिन अगर आप जानकारी के लिए चाह रहे हो तो 55s भी 2 सब यूनिट से बना हुआ है, 35s प्लस 25s। ये ऊपर के 2 आपके सिलेबस के अंदर की चीज है। 70s राइबोसोम 2 सब यूनिट से बना है। लार्जर सब यूनिट का नाम है 50s, स्मॉल सब यूनिट का नाम है
30s प्रोकैरियोट के शरीर में। यूकैरियोट के शरीर में 80s राइबोसोम होता है, वहां पर लार्जेस्ट यूनिट का नाम है 60s, स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम है 40s। और मैमल्स की बात करें, मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वहां पर 35 और 25 मिलकर कितना बनाएंगे, 35 और 25 मिलकर कितना बना लिए, 60 नहीं बनाएंगे, 55s बनेगा। तो लार्जेस्ट सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, समझ में आई बात। अब दोनों सब यूनिट को जोड़ने का काम कौन करता है, एक सब यूनिट को दूसरी सब यूनिट से जोड़ने का काम कौन करता है, ये काम करता है मैग्नीशियम आयन। दोनों सब यूनिट को जोड़ने का काम, यहाँ जो प्लस का काम जो है, ये प्लस का काम कौन करता है, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन का ये काम है, मैग्नीशियम 2+ का काम है कि इन दोनों सब यूनिट को जोड़ देना। ठीक है, तो मैग्नीशियम +2 जो है, +2 लिखेंगे, 2+ नहीं, +2 जो है, ये इसका काम है दोनों सब यूनिट को जोड़ देना। मैग्नीशियम आयन का काम है दोनों सब यूनिट को जोड़ देना। कौन सा केमिकल जोड़ता है इन दोनों को, तो लार्जर सब यूनिट को स्मॉलर सब यूनिट से जोड़ने का काम कौन करता है, मैग्नीशियम आयन ये काम करता है, याद रखिएगा। Mg+2, कितना Mg+2 चाहिए होगा एक जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए मिनिमम Mg+2 आपको चाहिए होगा 0.001 मोल, 0.001 मोल, इतना आपको कम से कम मैग्नीशियम आयन होना चाहिए इनको जोड़ने के लिए। कितना, 0.001 मोल, इतना आपको मैग्नीशियम आयन मिनिमम होना चाहिए। अगर इतना मैग्नीशियम आयन होगा तो दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी, 50 + 30 जुड़कर 70s बना लेंगी, 60 + 40 जुड़कर 80s बना लेंगी, 35 + 25 जुड़कर 55s बना लेंगी। अगर मैग्नीशियम आयन से कम हुआ, दोनों सब यूनिट जुड़ नहीं पाएंगे। और मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, मान लीजिए होना चाहिए था 0.001 मोल और हो गया 0.01 मोल। देखो इतना हो गया, होना इतना था, हो गया इतना, तो क्या होगा, ज्यादा गोंद गिर जाए, मान लो 2 कागज को जोड़ना, 2 पेपर को हमको जोड़ना है, इसके बीच में थोड़ी सी गोंद लगानी थी, गम लगाना था, अगर हमने बहुत सारा गम लगा दिया तो क्या होगा, ये पेपर तो जुड़ेंगे ही, अगल बगल के पेपर भी उसमें जुड़ जाएंगे। वैसा ही यहां पर होगा, अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन रहा, इतना रहा लगभग, तो मैग्नीशियम आयन की वजह से ये दोनों सब यूनिट अटैच होंगे ही और दूसरी सब यूनिट भी अटैच जाएंगी, मतलब 2 राइबोसोम आपस में चिपक जाएंगे और 2 राइबोसोम चिपक जाएंगे, इस घटना को बोलेंगे डाइमर का फॉर्मेशन हो गया। 2 राइबोसोम आपस में चिपक जाएंगे, क्या बन जाएगा, डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक 70s राइबोसोम दूसरे 70s राइबोसोम से चिपक जाएगा और डाइमर का फॉर्मेशन कर लेगा। कब करेगा, अगर इसका कंसंट्रेशन 0.01 मोल के आसपास हो गया। किसका कंसंट्रेशन, मैग्नीशियम आयन का। मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इतना हो गया तो डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 70s राइबोसोम जुड़ जाएंगे, 70 + 70, 2 बार 70s राइबोसोम जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 70 + 70 = हो जाएगा 100s। एक 70s था पहले से, इसमें एक और 70s आकर जुड़ जाएगा और 2 70s राइबोसोम जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा 100s राइबोसोम। ऐसे यहां पर होगा, एक 80s से दूसरा 80s राइबोसोम आकर जुड़ जाएगा और बन जाएंगे 80 + 80 160 नहीं होगा, 80 + 80 = हो जाएगा 120s डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, 120s। ऐसे डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है। डाइमर मतलब 2 राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, 2 सेल ऑर्गेनल्स आपस में जुड़ गए। एक राइबोसोम दूसरे राइबोसोम से कब जुड़ेगा, अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन रहा तो चलेगा। फिर और आगे चलते हैं, तो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। प्रोटीन कैसे बनता है, mRNA से। तो mRNA की एक, मान लो ये mRNA है, अब देखते हैं प्रोटीन कैसे बनाते हैं। एक mRNA था, डाइमर वगैरह समझ में आ गया। तो डाइमर, प्रोकैरियोट सेल में कौन सा डाइमर बनेगा, 100s। यूकैरियोट सेल में कौन सा डाइमर बनेगा, 120s। याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, नीचे वाला नहीं पढ़ना उतना। अब अगली बात करते हैं हम आपसे, हम आपको बोले कि प्रोटीन कैसे बनता है, तो राइबोसोम mRNA जो होता है, ये mRNA की लंबी सी चेन है मान लो, और इस mRNA की चेन में राइबोसोम आकर अटैच हो गए, ये राइबोसोम अटैच हो गए,
देख पा रहे हो, बहुत सारे राइबोसोम आकर अटैच हो जाएंगे। क्यों अटैच हो गए? ये राइबोसोम क्या करने के लिए अटैच हो गए? यहाँ पर आकर एमआरएनए में बहुत सारे राइबोसोम आकर चिपक जाएंगे, क्योंकि उनको क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय मेनी राइबोसोम्स आर अटैच टू द एमआरएनए, और इस कंडीशन कहेंगे पॉलीराइबोसोम। बहुत सारे राइबोसोम दिख रहे हैं, पॉली राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम दिखेंगे, इसलिए पॉलीराइबोसोम कहेंगे। कब? प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, इन्हें हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से भी जानते हैं, पॉलीसोम भी बोल सकते हो। कि पॉलीसोम कैसे बना? प्रोटीन सिंथेसिस के समय बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं, और इसलिए इसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। आपका राइबोसोम होपफुली सब कुछ हो कवर कर दिया हमने जितना करना था। आपकी एनसीईआरटी बुक ने तो बहुत शॉर्ट में दिया है। एस का मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। आपको जो एस लगा रहे हैं 70S 80S, इसका फुल फॉर्म क्या है? एस का फुल फॉर्म सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, COFFI कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एस का फुल फॉर्म 70S 80S 20S, जो बोले ना बार एस लगा रहे हैं, इस एल का फुल फॉर्म, एस का फुल फॉर्म है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। असिस्टेंट पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये आपका। और इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था सेबर्टबर्ग। सेबर्टबर्ग ने बताया था। किस बात पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकाला उन्होंने? कौन कितना, किसकी इनडायरेक्टली कैलकुलेशन किया, किसका? उसका डेंसिटी का, उसकी साइज का इनडायरेक्ट कैलकुलेशन है। यहां पर आपका राइबोसोम पूरी तरह से खत्म हो गया। कोई डाउट है तो बोलिए। नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।